मैं अपने मोहल्ले का सबसे खूबसूरत लड़का था, लेकिन फिर भी आज तक मैंने अपने जज्बात में ठंड नहीं डाली थी और ना ही मैंने किसी लड़की के साथ तस्कीन के लिए हम बिस्तरी की थी। मोहल्ले की आंटियां और लड़कियां मुझे देखकर पिघल जाती थी, लेकिन मैं उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा ना करता था। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो वहाँ अलग ही दुनिया बात थी। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें पेवस्त करके सरेआम घूम फिर रहे होते थे और कुछ लड़कियां इतना नजेबा लिबास ओढ़कर आती थी कि मैं शर्म के मारे नजरें झुका लेता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये लोग तो बस यहाँ मुलाकातें करने ही आते हैं। पहले तो मैं बहुत शर्मीला सा लड़का था, लेकिन बुजुर्गों का कौल है कि सोहबत का असर जरूर होता है। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की रंगीनियों में दिलचस्पी होने लग गई। अब मेरा भी मन मचलता था कि मैं भी लड़कियों के साथ पार्टीज करूं और घूमूं फिरूं। एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी में एक कपल को रंगे हाथों मौका पर पकड़ लिया, लेकिन मैं उस लड़की का हुस्न देखकर बहक सा गया। क्या कमाल की चीज थी वो। मैं हर हाल में उस लड़की को हासिल करना चाहता था। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए पूरे 3 घंटे तक उसके साथ, मेरा नाम आसिम है, मैंने एक आम से घर में आंख खोली थी। ऐशो इशरे से नावाकिफ था, लेकिन जब मैं लाहौर पहुंचा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। क्लर्क की हैसियत से मेरे दफ्तर का वक्त सुबह 9 से दोपहर 2 बजे का होता था, इसलिए मैंने सेकंड शिफ्ट में क्लासेज ज्वाइन कर ली। शुरू में मुझे लड़कियों के साथ बैठते हुए शर्म महसूस होती थी और उनसे बातचीत भी मैं बहुत कम करता था, लेकिन फिर मेरी दोस्ती कमर से हो गई। वो मेरा क्लास फेलो था और एक बड़े जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा था। कमर आवारा किस्म का लड़का था। हमेशा उसके इर्द गिर्द लड़कियों का हजूम होता था, लेकिन वो सबसे महज वक्त गुजारी करता था। कभी कभार मैं उससे कहता, कमर तुम इतनी लड़कियों के साथ रहकर तंग नहीं होते? तो वो हंसते हुए जवाब देता, क्या करूं यार, जिसको मैं पसंद करता हूं वो मुझे अहमियत नहीं देती, इसलिए बाकियों के साथ वक्त गुजारना पड़ता है ताकि वो जेलस होकर मेरी तरफ मुतवज्जो हो। तुम्हें नहीं पता इस उम्र में जज्बात पर काबू रखना कितना मुश्किल होता है। वो कहने लगा, आसिम अगर तुम्हें भी कभी मजा वगैरह लेना हो और डेट शीट मारनी हो तो अपने भाई को जरूर याद करना, मेरे पास बहुत खजाना है। उसने मेरे हाथ पर हाथ मारकर शरारती अंदाज में ये बात बोली। मैं कुछ देर के लिए तो खामोश रहा, क्योंकि मुझे इन चीजों की आदत नहीं थी, लेकिन जब से मेरी दोस्ती कमर के साथ हुई थी तो मैं भी आवारा हो गया था। हर आती जाती लड़की पर नजर रखना, उनको तारना और सीटियां बजाना मेरा भी पसंदीदा मशगला बन गया था। दरअसल कमर जिस लड़की को पसंद करता था उसका नाम मरियम था, लेकिन उसके घर का माहौल बहुत सख्त था, इसलिए वो कमर से दूर रहती थी, बस मोबाइल पर बातचीत करती थी। हालांकि वो भी कमर को पसंद करती थी। एक दिन कमर कहने लगा कि आसिम मेरा एक काम कर दो, तुम यहाँ पर नौकरी करते हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। मुझे खाली कमरा चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को मनाया है। मैं उससे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, शादी के लिए मनाना चाहता हूँ, और यूनिवर्सिटी में छुप कर बात करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने जवाब दिया, कोई मसला नहीं है, मेरे ऑफिस के साथ एक स्टोर है जिसमें यूनिवर्सिटी का पुराना फर्नीचर रखा है, तुम दोनों वहां जा सकते हो। ये सुनकर कमर बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो मरियम को साथ लेकर उस कमरे में चला गया। जब वो मेरे ऑफिस के सामने से गुजरा तो मैं उसे मानी खेज नजरों से देखते हुए मुस्कुरा दिया। मरियम मुझे देखकर थोड़ा झिझक गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर मेरा दिल भी चाहता था कि काश वो मेरी दस्तरस में होती। कभी कभार मैं उसे देखकर ठंडी आहें भरने लगता था। अब तो ये उन दोनों का रोज का मामूल बन चुका था कि वो आते और एक मखसूस वक्त में उस कमरे में चले जाते। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिरकार वो यहाँ कौन से अहम मसाइल पर बातचीत करते हैं। क्या वो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल करने आते हैं जो इतने दिनों से हल नहीं हो रहे। एक दिन मैं उनके पीछे चला गया, लेकिन जब मैं कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मस्ती की हालत में हो। मेरे पास उस कमरे की एक और चाबी थी और जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मेरे जज्बात काबू से बाहर हो रहे थे, क्योंकि कमर और मरियम नाजेबा हालत में एक दूसरे के करीब थे। मेरे अचानक अंदर आने पर वो दोनों हैरत ज़दा होकर मेरी तरफ देखने लगे। मरियम ने फौरन दुपट्टा उठाकर अपने आप को ढांपा और घबराते हुए कमर के पीछे खड़ी हो गई। कमर कहने लगा, यार तुम कितने बेगैरत हो, तुम मेरे दोस्त होकर मेरी जासूसी कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने गुस्से में जवाब दिया, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी में तुम ये हरकतें कर रहे हो। ये जगह कोई क्लब नहीं है जहाँ तुम जो चाहो कर सको। मैंने तुम पर भरोसा किया था, सोचा था कि तुम मरियम को शादी के लिए राजी कर रहे हो। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ कुछ और ही कर रहे हो। मेरी बात सुनकर कमर खामोश हो गया, क्योंकि मैं इंतहाई गुस्से में था और बुलंद आवाज में बोल रहा था। कमर मेरे करीब आया और बोला, यार आहिस्ता बोलो, कोई और सुन लेगा। और आंख मारते हुए कहने लगा, यहाँ सब कुछ चलता है, ये जदीद दौर है। आजकल यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां ऐसी ही सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं।
तुम तो बहुत सख्त मिजाज हो, तुम्हें मजे का क्या इल्म, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिशात मौजूद होंगी। अगर तुम भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त ये बंदोबस्त कर सकता है। बस हमारा राज किसी को मत बताना, वरना पूरी यूनिवर्सिटी में हमें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और मरियम के घर वाले भी बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो वो इसे जान से मार देंगे। सच तो ये था कि मैं भी अंदर ही अंदर अपने अंदर आने वाले तूफान का मजा लेना चाहता था। जब से मैंने मरियम को बेहुदा लिबास में देखा तो मेरा दिल कर रहा था कि उसे अभी पकड़ लूं और अपनी सारी प्यास बुझा डालूं। लेकिन जब मेरे लिए फ्रेश चीज आ रही थी तो मुझे क्या जरूरत थी इस्तेमाल शुदा चीज को चखने की। मैंने भी एक शरारती मुस्कुराहट कमर को दी तो वो समझ गया। अगले दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि रूम में जाओ, तुम्हारा तोहफा वहाँ मौजूद है और उसे कबूल करो। मेरे होते हुए जाओ और मजे करो। जब मैं स्टोर रूम में पहुंचा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एक हसीन लड़की काले लिबास में मौजूद थी। उसकी सफेद रंगत और नीम उरियान लिबास ने मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरे करने पर मजबूर कर दिया। मैंने फौरन अपनी हवस पूरी की। 1 घंटे बाद जब मैंने उसे जाने का कहा तो उसकी आंखों में आंसू थे जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने वक्ती तौर पर उसके ख्यालात और आंसुओं को नजरअंदाज किया और अपनी क्लासेस लेने चला गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। हम मियाँ बीवी अब बीमार रहते हैं, घर के काम नहीं कर पाते और जब हमारी बहू आएगी तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी और मैं कुछ देर आराम कर सकूंगी। हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। इस खबर से मुझे ऐसे लगा कि आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मैंने कहा, अम्मा आपने मेरे पूछे बगैर रिश्ता कैसे पक्का कर दिया? आप मुझसे पूछ भी लेती कि मुझे शादी करनी है या नहीं। मगर अम्मा ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। मैं जैसे भी कहूंगी वो हमारी बात पर खामोशी से सर झुका लेगा। अम्मा की बातों पर मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था। पढ़ाई मुकम्मल हो जानी थी और नौकरी भी पहले ही थी। इसलिए मैंने खामोशी से अपनी बेहतरी इसी में समझी। आज 25 दिन बाद मेरी शादी थी और मैं बोझल कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे जज्बात की शिद्दत जो मैं यूनिवर्सिटी में उस लड़की पर निशावर कर चुका था अब मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी आंखों के आंसू भी मुझे बेचैन कर रहे थे, मगर अब क्या कर सकता था। अंदर कोई मेरी मुंतजी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बैठ गया, जेब से डबिया निकाली जो कि तोहफे वाली थी और उसके सामने रख दी। जब घूंघट उठाया तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होशो हवास की धज्जियां बिखेर दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला कि मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरी बीवी कोई और नहीं थी बल्कि वही लड़की थी जिसने मेरे साथ बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी थी। मैं फौरन उससे दूर हो गया। मुझे उसका वजूद चुभने लगा था। वो भी मेरी इस हरकत पर हैरान थी और हैरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं कुछ देर सर पकड़े सोफे पर बैठा रहा, फिर खुद को नॉर्मल किया और उससे पूछा कि क्या तुमने रिश्ता करने से पहले मुझे नहीं देखा था? वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, हम जैसे लोगों की किस्मत में कहाँ होता है कि शादी से पहले अपने होने वाले शोहर को देख सके। हमें तो बस इतनी ही ख्वाहिश होती है कि एक गंदे माहौल से निकलकर इज्जतदार जिंदगी गुजार सके। मैंने पूछा, किस गंदगी की बात कर रही हो तुम? तो उसने कहा कि मैं शादी से पहले जिस्म फरोशी के अड्डे पर काम करती थी। ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे वालिदैन फोत हो चुके थे और मैं इकलौती बड़ी थी जिसे अपने बहन भाइयों का सहारा बनना था और उनकी परवरिश करनी थी। इसीलिए एक दिन मैं चोरी छुपे कमर के हाथों लग गई, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी था और उसका कारोबार लड़कियों को मुख्तलिफ अड्डों पर सप्लाई करना था। पैसों की चमक ने मुझे इस रास्ते पर लगा दिया। एक दिन जब मैं आपके पास गई थी तो आपने मुझे इतनी अजियत दी कि दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि मैं इस दुनिया में सिर्फ गुनाह करने आई हूँ और मेरी मजबूरी का लोग यूं फायदा उठाते हैं। मैं अपने बहन भाइयों की परवरिश करते करते खुद गुनाहों की दलदल में फंस गई थी। अगर माँ बाप का साया सर पर होता तो ये दिन मुझे कभी भी ना देखने पड़ते। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि इस गंदगी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। मैंने रिश्ता वाली आंटी से कहा कि जैसा भी लड़का हो मुझे कबूल है, बस आप मेरी शादी करवा दें और मुझे इस दलदल से निकाल दें। उन्होंने मुझे तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन मैंने बगैर देखे हाँ कर दी। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मुझे लगा कि मैं कोई पत्थर का मुजस्मा हूँ जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं। मैंने जो गुनाह किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी थी। एक बदकारी मेरी किस्मत में लिख दी गई थी और मैं इसी सजा का मुस्तहिक था, क्योंकि मैंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके एक इज्जत भरी जिंदगी छोड़कर गुनाहों की जिंदगी का इंतखाब किया था।
क्या मेरे साथ जो कुछ हुआ ये ठीक था या इससे भी भयानक अंजाम होना चाहिए था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।